दोस्तों ये एबोर फ्लोरा वेब सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हो। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, सुंदरबन में और बाकी जगहों पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी की जा रही थी और अनिमेश जो कि क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, वो इन घटनाओं के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस पार्ट में सारे राज खुलते हैं और हम देखेंगे कि क्या अनिमेश असली अपराधी को पकड़ पाएगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें हारू और कानू को दिखाया जाता है। उन्हें 3 लड़कियां फंसानी थी तो वो उसी काम में जुट जाते हैं। पहले तो वो कुछ लड़कियों पर नजर रखते हैं, फिर कुछ दिन उनका पीछा करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। तो कानू थोड़ा सा हैंडसम होने की वजह से लड़कियां उसे पट जाती है और उनका ये सारा प्लान हारू ने बनाया था, लेकिन उसके जाल में एक भी लड़की नहीं फंसती। फिर हम देखते हैं कि वो 3 लड़कियों को पकड़कर उन्हें बेच देते हैं। पहले इन 2 लड़कों ने उन लड़कियों को नशे की दवाई देकर बेहोश कर दिया था। इस तरह से उन लड़कियों की तस्करी हो जाती है। फिर उसके अगले दिन हम पिंटू को देखते हैं। वो यहाँ पर अपनी बहन से कहता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने रात भर से कुछ नहीं खाया है। लेकिन फिर भी उसकी बहन दरवाजा नहीं खोलती। इतने में ही पिंटू की माँ वहां पर आती है और उसे अपने बेटे पर तरस आता है। अब बहन दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही पिंटू उन दोनों को धक्का देकर तुरंत ही बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। उसकी बहन और माँ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। इससे अब ये दोनों ही घबरा जाते हैं। उसकी माँ और बहन बहुत ज्यादा रोने लगते हैं कि कहीं ये लड़का बहुत बड़ी मुसीबत ना खड़ा कर दे। तो वही दूसरी तरफ अनिमेश हॉस्पिटल में दुर्गा को जो लेने के लिए आदमी आया था, उसे पानी में डुबा डुबा कर पूछताछ करता है। अब पहले तो वो आदमी कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन पानी उसके नाक, मुंह और कान में जाने की वजह से अब वो परेशान हो जाता है। फिर कुछ बातें बताने लगता है। कहता है कि मैं सिर्फ लड़कियों को इधर से उधर ट्रांसफर करता हूँ, इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है मुझे नहीं पता। मैंने बस बातें सुनी है कि ये सब कुछ कानून नाम का बंदा हैंडल करता है और लड़कियों को इधर से उधर भेजने के मुझे पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। बस मुझे इतना ही पता है। अब रात को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, अचानक ही कुछ लड़के चाकू लेकर वहां पर घुस जाते हैं। लेडी कांस्टेबल वहां पर ड्यूटी कर रही थी, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। मोनिका भी वहां पर होती है। वो लोग उससे भी डराते हैं और तुरंत ही दुर्गा को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। अब मोनिका उनमें से एक लड़के की आंखें देखती है और उसे पहचान लेती है, क्योंकि दोस्तों वो तो उसका भाई पिंटू था। पिंटू अब अपनी ही बहन के सर पर वार करता है और उसे बेहोश करके वहां से भाग जाता है। ये सब कुछ देखकर लेडी कांस्टेबल बहुत घबरा जाती है और तुरंत ही बाकी के पुलिस ऑफिसर को अलर्ट कर देती है। बताती है कि वो लोग दुर्गा को लेकर जा रहे हैं। फिर वो उनका पीछा करने लगती है, लेकिन यहाँ पर हम रास्ते में देखते हैं कि उन लड़कों को कोई हुडी और मास्क पहना हुआ इंसान रोक लेता है। दुर्गा को बचाता है और उन लड़कों से बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग करता है, उनकी अच्छी धुलाई करता है। तो बहुत ज्यादा पीटने की वजह से वो लड़के तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। इतने में ही उनका पीछा करते हुए वो लेडी कांस्टेबल वहां तक पहुंच गई थी। वो उस नकाब पहने हुए इंसान को थैंक यू कहती है। फिर वो हुडी पहना हुआ इंसान उसे कहता है कि इस बच्ची को एनजीओ में ले जाओ, जो कि यहाँ थोड़ी दूरी पर है, और वो उसे वही एनजीओ में ले जाते हैं। अब अगले दिन लेडी कांस्टेबल अनिमेश के पास जाती है और उसे बताती है कि रात को हॉस्पिटल में हमला हुआ था, मोनिका भी जख्मी हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है और दुर्गा यहाँ के पास ही के एनजीओ में है। तो अनिमेश कहता है कि चलो मुझे वहां पर ले चलो। अब ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं और अनिमेश दुर्गा से मिलता है। वो भी उसे देखकर खुश हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस एनजीओ को एक प्रोफेसर चला रहा होता है, और जब अनिमेश उस प्रोफेसर को देखता है तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। फिर वो प्रोफेसर से पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे। तो प्रोफेसर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगता है। कहता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, तो उसी क्लासेस में मालती नाम की एक लड़की आती थी। वो बहुत ही होशियार थी, लेकिन जल्द ही उसकी शादी हो गई। पर 1 साल बाद बेचारे फिर से अपने घर पर वापस आ गई। प्रोफेसर और उसकी पत्नी मालती को देखने के लिए गए, लेकिन मालती की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दरअसल उसके पति ने उसे धोखा दे दिया था और लोगों को बेच दिया था। वो लोग उसके साथ गलत काम करते थे, लेकिन मालती किसी तरह से उनके चंगुल से भागकर वापस आई थी और उसके शरीर पर इतने खतरनाक निशान थे जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर प्रोफेसर मालती को ले जाकर पुलिस से मदद में मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोई भी इस केस को सीरियसली नहीं लेता। फिर प्रोफेसर को सुंदरबन में चल रही लड़कियों की तस्करी के बारे में पता चलता है, तो इसलिए वो लड़कियों की मदद करने के लिए अपना घर बार प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ पर रहने के लिए आ गया और अपने पैसों से लड़कियों के लिए एक एनजीओ बनाया। अब वो यहाँ पर बेसहारा लड़कियों का सहारा है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं
रतन भाई और उसके लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि हारू और कानू ने 3 लड़कियों को फंसा कर उन्हें दे दिया था। रतन भाई उन दोनों से कहता है कि वाह भाई वाह, तुमने तो हमारा 5 गुना मुनाफा कर दिया। अब उनकी गैंग में पुलिस ऑफिसर पारितोष भी शामिल होता है। उसे लगता है कि इस सब का क्रेडिट अब उसे मिलेगा और हारू को भी यही लगता है क्योंकि उसने सब कुछ प्लानिंग की थी और अब रतन भाई उसे शाबाशी देंगे। लेकिन यहाँ रतन भाई तो उन दोनों को छोड़कर कानू के गले में हाथ डालता है और कहता है कि तू मेरा शेर बेटा है, मेरा फर्स्ट मैन। लगता है आगे जाकर तू ही इस गैंग को संभालेगा। ये बात सुनकर कानू तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हारू और पुलिस ऑफिसर पारितोष उनको बुरा लगता है क्योंकि उन्हें दूसरा दर्जा मिल रहा था। उनकी कोई भी तारीफ नहीं करता। अब ये लोग यहाँ पर गाना बजाते हैं और नाचने लगते हैं, पर हारू वहां से चला जाता है। वो एक जगह पर जाकर बैठकर शराब पीता है और कहता है कि सारी प्लानिंग मैंने की और सारा क्रेडिट कानू को मिल गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। इतने में ही वहां पर कोई आ जाता है और ये सीन कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं अनिमेष हॉस्पिटल में मोनिका से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर मोनिका बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अनिमेष उसे बताता है कि अब दुग्गा ठीक है, लेकिन कल रात जो लड़के आए थे, क्या तुम उन्हें पहचान सकती हो? मोनिका बहुत घबरा जाती है और कहती है कि उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ था, इसलिए मैं उन्हें नहीं पहचान सकती। ऐसा कहकर वो बहुत घबरा जाती है। तो अनिमेष लेडी कांस्टेबल को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। यहाँ लेडी कांस्टेबल उसे शांत करती है और कहती है कि देखो चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आश्रम जाते हैं, वहां पर बाबा जी है, उनसे मिलोगी तो वो सब कुछ प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। अब यहाँ पर अनिमेष को पता चलता है कि कुछ साल पहले ऐसी घटनाएं हुई थी, तो उसी को लेकर वो एक केस के बारे में पुलिस ऑफिसर से पूछता है। मतलब कि 10-12 साल पहले ऐसी लड़कियों को गायब किया गया था। बाकी के पुलिस वाले बताते हैं कि उस वक्त के केस को पारितोष साहब हैंडल कर रहे थे, जो कि फिलहाल रिटायर हो चुके हैं और यहाँ पास ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अब पारितोष का एड्रेस लेकर अनिमेष तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर उसका आलिशान बंगला, उसने पहने हुई सोने की घड़ी और ये जगह देखकर थोड़ा शॉक रह जाता है क्योंकि इतनी सारी लग्जरी देखकर उसे थोड़ा डाउट होता है। फिर वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर पारितोष से पूछता है कि तुम तो आनंद नगर में रहते थे ना, तो फिर यहाँ कैसे? अब पारितोष उसे घर के अंदर ले जाता है और बताने लगता है। पहले तो वो उसे चाय पिलाता है। यहाँ पर अनिमेष को उसके घर में बाबा जी की तस्वीर दिखती है। फिर अनिमेष उसे पूछता है 10-12 साल पहले लड़कियों को ऐसे अगवा किया जाता, तो उस टाइम पर ऐसी घटनाएं बढ़ गई थी, तो मुझे पता चला है कि तुमने कानू नाम के एक लड़के को पकड़ा था। तो पारितोष बताता है कि हाँ, रतन भाई नाम का एक आदमी गैंग चलाता था, वही कानू को लेकर आया था, लेकिन कानू ने उसी रतन भाई को मार डाला। तब मैंने उसे गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया था। वही लोग लड़कियों की तस्करी करते थे, लेकिन अब मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर अनिमेष उससे कहता है कि अगर आपने उसे पकड़ लिया था, तो फिर भी अब नाबालिग लड़कियों की तस्करी क्यों हो रही है और अब ये सब कुछ कौन कर रहा है? रिटायर्ड पुलिस वाला पारितोष कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे रिटायरमेंट के बाद पुलिस थाने में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना ही पता है। और हाँ, कानू के 2 दोस्त थे, लड़की का नाम था मोनी और दूसरे दोस्त का नाम था हारू। अब अनिमेष ठीक ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। यहाँ रास्ते में वो रवि को कॉल करता है और सेंट्रल जेल से कानू और उसके साथियों के बारे में पता करने के लिए कहता है और वो फाइल लेकर तुरंत यहाँ पर आ जाए, ऐसा उसे ऑर्डर दे देता है। अब रवि ऑफिस में 10 से 12 साल पहले के केसेस फाइल को ओपन करता है, तो उसे हारू, कानू और मोनी इन लोगों की फाइल मिल जाती है। यहाँ इस तरफ हमें दिखाया जाता है कानू अब जेल से छूट चुका है। वो सीधा सुंदरबन की तरफ आता है और बाबा के आश्रम में घुस जाता है। वहां पर मौजूद लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो उनसे फाइट करता है। इतने में ही मोहिनी वहां पर आकर उसे रोकती है। अब कानू उसे पहचान लेता है और कहता है कि मोनी। तो मोहिनी कहती है कि ये नाम तुम्हें कैसे पता? तो वो अपनी छाती पर बना हुआ टैटू दिखाता है। उसे देखकर मोनी कानू को पहचान लेती है, लेकिन वो उससे नाराज थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि कुछ साल पहले वो लड़कियों को बेचकर पैसे कमाता था और जेल जाने के बावजूद भी वो सुधरा नहीं था। अंदर बैठकर भी आवारा लड़कों की गैंग बनाकर छोटी लड़कियों को फंसाकर उनकी तस्करी करवाता था। अब कानू कहता है कि ये सब कुछ मैं नहीं करता, प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। लेकिन मोनी उसका यकीन नहीं करती। अब इतने में ही वहां पर बाबा आ जाता है। कानू उसे कहता है कि मेरे हरामी दोस्त हारू इतना बड़ा बाबा बन गया, लेकिन मुझे जेल से छुड़ा नहीं पाया। हारू कहता है कि तूने रतन भाई को मारकर गद्दारी की और पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, तो हम भी पकड़े ना जाए, इसलिए हम वहां से भागकर इस एरिया में आ गए और अब यहाँ सुंदरबन में बाबा का भेष बदल कर रह रहे हैं। अभी हमारा यही काम है, लोगों की मदद करना, उन्हें प्रवचन देना। अब दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तीनों अचानक बड़े कैसे हो गए। तो दरअसल दोस्तों हमें पिछले एपिसोड में इन तीनों को दिखाया गया था, वो उनके पास्ट का सीन था।
जब वो छोटे थे, लेकिन पुलिस और इनकी कहानी एक साथ दिखाई जा रही थी, इसलिए हमें उनकी टाइमलाइन एक जैसी दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर यह घटना 12 साल पहले की थी और फिलहाल अब यहाँ पर पुलिस का मानना ये था कि नाबालिग लड़कियों की तस्करी कानून ही करता है, इसलिए जेल से छूटने पर भी पुलिस का कानून पर शक था। अब मोनी कहती है कि इस कानून ने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया है, इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कहो। लेकिन हारू कहता है कि यह हमारा दोस्त है, बेचारा कहाँ जाएगा, तुम थोड़ा शांत हो जाओ और कुछ दिन के लिए यही रहो। मोनी कहती है कि अगर लोगों ने इसे यहाँ पर देख लिया तो उनका विश्वास हमसे उठ जाएगा। हारू कहता है कि वो सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। इस तरह से अब कानू यहीं पर छुप कर रहने लगता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे और तभी शॉकिंगली उनके जाल में उस पारू नाम की लड़की की लाश मिलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कानू जेल क्यों गया था। हम देखते हैं कि एक जगह पर रतन भाई और उसके लोग पार्टी कर रहे थे। तो रतन भाई कहता है कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, आगे हमारा ग्रुप कानू हैंडल करेगा। तो कानू और बाकी के सभी साथी बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। अब रतन भाई किसी को कॉल करने के लिए थोड़ा साइड में जाता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर कोई उसे मार देता है और हम देखते हैं कि वहां पर कानू है। इतने में ही वहां पर वो पुलिस ऑफिसर पारितोष आता है और उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। उसे तो पहले से ही कानू पसंद नहीं था और उसे सम्मान नहीं मिला, इसलिए वो कानू को सबक सिखाना चाहता था। अब वो कानू को रतन के मर्डर के इल्जाम में अंदर कर देता है और इसलिए कानू को 12 साल की सजा हो गई थी। तो उस समय जब ये बात हारू को पता चली तो वो मोनी को लेकर उस जगह से भाग गया। मोनी कानू के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि कानू ने रतन भाई को मार डाला और वो लड़कियों की तस्करी करता था, लेकिन अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। अगर उसके साथ हम भी पाए गए तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। इस तरह से वो लोग उस इलाके से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर उस पारू नाम की लड़की की बॉडी मिल गई थी। गांव वाले पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। पारो की माँ अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब वहां पर प्रोफेसर भी आ गया था। अनिमेशु से सलाह लेता है तो प्रोफेसर बताता है कि लगता है ये लड़की उस आदमी के चंगुल से भाग रही थी, इसलिए उसने इसे मार दिया, वरना वो इसे क्यों मारता, बाकी लड़कियों की तरह ही उनके ऊपर अत्याचार करके छोड़ देता। अब अनिमेश बॉडी की जांच करके पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहता है। फिर वो प्रोफेसर के साथ मालती से मिलने के लिए जाता है। इतने में ही हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑफिसर रवि वहाँ पर पहुंच जाता है और पारू की डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करता है। यहाँ इस तरफ अनिमेश मालती से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। तो पहले तो वो बहुत घबरा जाती है और हाइना हाइना कहकर चिल्लाने लगती है, बस वही नाम लिया जा रही थी। अब यहाँ पर सभी लड़कियों के मुंह से उस हाइने का नाम सुनकर अनिमेश भी चौंक जाता है कि आखिरकार ये माजरा क्या है। उसके बाद हम देखते हैं मोनिका अपने भाई पिंटू और उसके दोस्तों के पास जाती है और उन्हें डांटने लगती है। कहती है कि तुम लोग लड़कियों को अगवा करके उन्हें बेच देते हो, यही धंधा करते हो तुम लोग, ये सब कुछ धंधा बंद कर दो और मेरे भाई से दूर रहो। लेकिन वो लड़के कहते हैं कि तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली, और वो मोनिका के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अब ये देखकर पिंटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बहन को बचाता है और उन दोनों से कहता है कि अगर मेरी बहन के साथ कुछ हुआ ना तो इस जगह गोली मारूंगा कि जिंदगी भर कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। फिर वो अपनी बहन को वहां से ले जाता है। यहाँ हम आश्रम में देखते हैं मोनी कानू से मिलने के लिए जाती है। वो उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी, लेकिन कानू उसे कहता है कि मोनी मुझ पर विश्वास करो, मैंने रतन भाई को नहीं मारा है और बचपन में मैं नादान था, मुझे सही गलत का पता नहीं था, तब मैं लड़कियों की तस्करी करने में मजबूर था, लेकिन अब मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है और अभी भी मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसा लोगों को बताकर कोई मुझे फंसा रहा है, प्लीज मेरी बातों पर विश्वास करो। लेकिन मोनी उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। वो उसे कहती है कि पहले तो अपनी बेगुनाही साबित कर, फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। दरअसल दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन मोनिका को लग रहा था कि कानू ने बहुत ही गलत काम किया है, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा थी। तो अब कानू भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निकल पड़ता है और हम देखते हैं कि इन दोनों की बातों को कोई छुपकर सुन रहा था। खैर अब हम रात में देखते हैं मोनिका अपने भाई पिंटू को आश्रम में ले आती है। बाबा जैसे कहती है कि बाबा जी ये पिंटू है मेरा भाई, ये गलत राह पर निकल पड़ा था, मैं इसे समझा बुझाकर आपके पास लाई हूँ, अब आप ही इसे बुरी संगत से बचाइए। बाबा उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहे थे। तो पिंटू कानू भाई का नाम लेता है, कहता है कि कानू के नाम से हमें पैसे मिलते थे और लड़कियों को फंसाकर बेचने के लिए कहा जाता था। आज तक मैंने कानू को नहीं देखा है, लेकिन अब मैं यह सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, बस मुझे बचा लो। बाबा कहता है कि ठीक है तुम मेरे आश्रम में रहो, बाकी मैं सब कुछ संभालूंगा। यहाँ इस तरफ अनिमेश और रवि सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बाजार के फुटेज में एक लड़का दिखाई देता है। तो पुराना पुलिस ऑफिसर उस लड़के को देखकर कहता है कि सर यही कानू है, हाँ मुझे पक्का यकीन है। तो अनिमेश कहता है कि ठीक है, तो शिकारी जेल से छूट चुका है,
अब हमें इसे जल्द ही पकड़ना होगा। अब सीसीटीवी में दिख रहा था वो जा रहा था, वो रास्ता आश्रम की तरफ जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि अनिमेष रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर पारुतोष के पास जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसने ही कानू को अरेस्ट किया था। अनिमेष उससे कहता है कि जरा हमें आपकी मदद की जरूरत है, आप पुलिस स्टेशन चलकर हमारी मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने में। तो रिटायर्ड पुलिस वाला पारितोष ऐसे ही मजाक मजाक में कहता है कि हाँ, मैं तो पुलिस वाला ही हूँ ना, आपकी मदद जरूर करूंगा। तो अनिमेष उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। दरअसल अनिमेष उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी और पैसा देखकर उसे उसके ऊपर शक हो गया था, इसलिए वो बहाने से उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और थाने में पूछताछ करने लगता है। पारितोष बताता है कि उसने ही कानू को पकड़ लिया था, लेकिन उसके दो दोस्त भाग गए, मोनी और हारू। और मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, वो भेष बदल कर इसी इलाके में रहते हैं। वो बाबा और मोहिनी है ना, वो वही है। तो अब अनिमेष और रवि तुरंत ही नाव में बैठकर आश्रम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कानू वहीं पर छुपा होगा। लेकिन वहां जाते वक्त अचानक ही अनिमेष को प्रोफेसर का कॉल आता है और वो नाव को घुमाकर वहां पर चला जाता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर के आश्रम को आवारा लड़कों ने जला दिया था, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर उन लड़कियों की मदद कर रहा था। इसकी वजह से लड़कियां बच रही थी और उनका काम चौपट हो रहा था। अब यहाँ पर सभी लड़कियां सुरक्षित तो थी, लेकिन उनके रहने की पूरी जगह जल गई थी। अनिमेष वहां पर पहुंचकर उन सभी लोगों को शांत करता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके रहने की व्यवस्था करेंगे। और वो उन लोगों को और प्रोफेसर को हौसला देता है कि हम जल्द ही अपराधी को पकड़ लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अनिमेष मोनिका के घर पर जाता है, उसकी माँ से मोनिका के बारे में पूछता है, लेकिन माँ कहती है कि उनकी बेटी तो हॉस्पिटल में होगी। अनिमेष कहता है कि मैं तो हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, वो वहां पर नहीं है। तो मोनिका की माँ कहती है उसका बेटा पिंटू भी 2 दिन से घर पर नहीं लौटा है और अब उसकी बेटी के बारे में भी कोई खबर नहीं है। तो वो परेशान होती है और रोने लगती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं अनिमेष अपनी टीम के साथ बाबा के आश्रम में पहुंच जाता है। वो बाबा से कहता है कि मुझे लगता है कि कानू यहाँ पर आकर छुप गया है, हमारे पास सर्च वारंट भी है, तो हम इस जगह की तलाश लेंगे। वहां पर मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बाबा उन लोगों को शांत करता है, कहता है कि पुलिस यहाँ पर अपना काम करने आई है, हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए, और वो छानबीन करने की परमिशन दे देता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पिंटू पुलिस को देखकर उनसे छुपने की कोशिश करता है। उस आश्रम के अंदर छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढता है। हम देखते हैं पुलिस भी हर कमरे में जाकर कानू को ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। इसलिए अनिमेष और उसके ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पिंटू को छुपते वक्त उस आश्रम में एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है। वो उसे खोलकर अंदर जाता है तो वहां पर एक खुफिया जगह थी। अब उसके बाद हम देखते हैं पुलिस फिर से सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है और बहुत ज्यादा चेक करने के बाद उन्हें वहां पर कुछ 3 लोग सस्पिशियस दिखाई देते हैं, जो कि इस इलाके के एक तरफ जाकर बहुत देर के बाद वहां से वापस आते थे। और वो इलाका ऐसा था जहां पर गांव का कोई भी आदमी नहीं जाता था। दरअसल वो शमशान का एरिया था और गांव के लोगों का कहना था कि वहां पर भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए उस जगह पर कोई नहीं जाता था। लेकिन अनिमेष को शक होता है कि हो ना हो वहां पर कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। अब रात को वो अपनी टीम के साथ वहां छानबीन करने के लिए चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस की एक टीम को वो आवारा लड़के मिल जाते हैं। प्रोफेसर की जगह को जलाकर वो लोग तो मस्त आराम से सो रहे थे, लेकिन अब पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, डंडे मारते हुए वहां से ले जाते हैं और वो लड़के मिल गए हैं ये खबर वो अनिमेष को बता देता है। यहाँ सिर्फ लेडी कांस्टेबल बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि वो तो यहीं पर रहती थी और उसने इस जगह के बारे में बहुत सारी बातें सुन ली थी कि ये जगह भूतिया है। लेकिन फिर भी अनिमेष और उसके लोग यहाँ पर ढूंढने लगते हैं। इतने में लेडी कांस्टेबल को कॉल आता है और वो फोन की खबर सुनकर खुश हो जाती है। फिर वो अनिमेष को बताती है कि सर, कानू मिल चुका है। और यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि बहुत ही जोरों शोरों से नाच गाना चल रहा था और कानू वहाँ की डांसर के साथ मजे से डांस कर रहा था। लेकिन अब पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और अनिमेष स्टेज पर चढ़कर कानू को थप्पड़ लगा देता है। उसके बाद हम देखते हैं पिंटू उस खुफिया कमरे में जाता है तो वहां पर उसे अपनी बहन मोनिका दिखाई देती है, जिसे बेड से बांधा गया था। वो अपनी बहन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर कोई भेड़िया आकर उसके ऊपर हमला करता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर वो भेड़िया वाला आदमी मोनिका के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं अनिमेष उन आवारा लड़कों को पुलिस स्टेशन में बहुत ही जमकर पिटाई करता है। अब बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो लड़के बताते हैं कि सर, हमें इस काम के पैसे मिलते थे, कोई कानू नाम का आदमी हमें पैसे देता था, उसके लिए हम लड़कियों को फंसाकर उसे बेच देते थे, बाकी हमें कुछ नहीं पता, प्लीज सर हमें छोड़ दीजिए। लेकिन अनिमेष उन लड़कों से पूछता है कि पिंटू की बहन मोनिका कहाँ पर है, तो वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता। लेकिन अब अनिमेष उन लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि तुम लोग तो मोनिका को बेहोश करके उस जगह पर ले गए थे, गांव के उस सुनसान जगह पर जहाँ कोई नहीं जाता, और कह रहे हो कि तुमने मोनिका के साथ कुछ नहीं किया।
अनिमेष वहां पर कानू को भी लेकर आता है, कहता है कि यही है तुम्हारा सरदार, इसका ही नाम है कानू। लेकिन कानू भी पुलिस से कहता है कि सर ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस उनकी बात नहीं सुनती। फिर रात को हम देखते हैं अनिमेष अपने बाकी पुलिस वालों को एक प्लान बता रहा होता है कि सभी लोगों को अलर्ट रहना है, जितने भी लड़कों को हमने पकड़ा है उनसे सारी जानकारी हासिल करनी है। तो वो लोग भी हाँ कह रहे होते हैं। अब इतने में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन से कानू भाग जाता है और सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि लेडी कांस्टेबल किसी को कॉल करके ये खबर बता देती है कि कानू जेल से भाग गया है। तभी हम आधे रास्ते पर देखते हैं कानू बाइक से जा रहा था, लेकिन वो हुडी और मास्क पहना हुआ आदमी बीच रास्ते में आकर उसे रोकता है और उससे फाइट करता है। लेकिन इतने में अनिमेष वहां पर आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल वो हुडी पहना हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि मोनी थी, जो कि छुपकर यहाँ पर लोगों की मदद करती थी। और उस दिन दुग्गा को भी जो लड़के ले जा रहे थे, हुडी पहनकर मोनी ने उन्हें सबक सिखाया था और दुग्गा को बचाया था। तभी लेडी कांस्टेबल को पता चल गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि मोहिनी माँ है, इसलिए लेडी कांस्टेबल ने उसे मदद के लिए कॉल किया था। अब यहाँ पर ऑफिसर रवि मोनी को बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी सी हरी सी दिखाई दे रही थी। तभी उसे शक होता है और एक बात याद आती है। वो बाकी अगवा हुई सभी लड़कियों की फोटो देखता है और सब लोगों को बताता है कि सर ये देखो, इन सभी लड़कियों की आंखें थोड़ी सी हरी है और वो जो कोई भी मास्टरमाइंड है जो ये सब कुछ कर रहा है, वो उन्हीं लड़कियों के साथ गलत काम करता है जिनकी आंखें हरी है। बाकी लड़कियों को वो बेच देता है। अब यहाँ पर कानू कहता है कि सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर हम देखते हैं अनिमेष उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तुझे जिस पर डाउट है जा उसे पकड़ ले। और यहाँ इस तरफ अनिमेष अपनी टीम लेकर फिर से उस सुनसान इलाके में पहुंच जाता है, क्योंकि उन लड़कों ने कहा था कि हम लड़कियों को पकड़कर उसी जगह पर जाकर छोड़ देते थे। वहां पर एक छोटा सा घर था, लेकिन अनिमेष और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो लोग उस एरिया के मेन जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ इस तरफ हम कानू में देखते हैं वो आश्रम में जाता है, तभी उसे कोई पकड़ लेता है और बांध कर मारने पीटने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि कानू का ही फ्रेंड हारू था, जो कि बाबा के भेष में ये सब कुछ कर रहा था। कानू से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। हारू बताता है कि मैं मोनी से प्यार करता था, लेकिन मोनी तुम्हें चाहती थी। उसके बाद उस रतन भाई ने भी पहला सम्मान तुम्हें दिया, मुझे तो सेकंड पोजीशन पर रखा। आगे उसकी गैंग तुम ही हैंडल करोगे ऐसे अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन सब कुछ प्लान किया मैंने। मेरे प्लान के बिना तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन हुआ क्या, सब कुछ तुम्हें मिल गया। इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने की ठान ली। और दरअसल दोस्तों ये हारू ने उस पुलिस ऑफिसर की मदद से किया था, वो दोनों मिले हुए थे। अब हारू कानू के सर पर वो हाइने का मास्क पहना देता है और कानू को उस कमरे में छोड़कर वहां से जाने लगता है, क्योंकि तब तक पुलिस ने खुदाई कर ली थी और वो इस कमरे तक पहुंच गए थे। ऊपर से उन लोगों को मोनिका दिखाई देती है। अब पुलिस लोग अंदर आते हैं तो उन्हें वहां पर कानू मिलता है। हारू ने कानू को यहाँ पर इसलिए छोड़ा था क्योंकि पुलिस को लगे कि यही गुनहगार है, लेकिन कानू बताता है कि ये सब कुछ उस बाबा ने किया है, मेरे दोस्त हारू ने, वो यहाँ से भाग रहा है, उसे पकड़ लो। अब हारू अभी तक भागा नहीं था, वो आश्रम के आंगन में था। इतने में ही ऑफिसर और बाकी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हारू अपने सारे गुनाहों को कबूल करता है कि वही लड़कियों की तस्करी करता था और मोनी का प्यार पाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। कानू के नाम पर यह धंधा चलाया ताकि सबको लगे कि नाबालिग लड़कियों की तस्करी कानू करता है और उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। उसने ही कानू को रतन के मर्डर में फंसाकर जेल भेज दिया था, लेकिन अब वो अपने ही आश्रम को आग लगाता है और कहता है कि यहाँ से कोई नहीं बचेगा। इतने में ही हम देखते हैं उसका पैर फिसल जाता है और वहां पर देवी माँ की मूर्ति होती है। उसका त्रिशूल उसके सीने में घुसने की वजह से हारू की वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह से दोस्तों अब ये केस सॉल्व हो गया था। तो कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं सभी लोग खुश हो गए थे कि अब यहाँ पर लड़कियों के साथ कोई गलत काम नहीं होगा। तो फिर ऑफिसर अनिमेष और रवि उन सभी लोगों से अलविदा लेते हुए उन्हें बाय कहकर कोलकाता की तरफ जाने लगते हैं और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।